गुड मॉर्निंग बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैंने अभी तक 13 लेक्चर्स डाले हैं। 13 या 14 लेक्चर्स हो गए। अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक है जिसके 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, फिर आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है, जो इस पे हमेशा सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर। तो इन फैक्ट पोटेंशियोमीटर है क्या, और हमें डिस्कस करना है इसके एडवांटेजेस और इसका कंपैरिजन किस डिवाइस से होगा, वो चीज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट द व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। ध्यान देना बेटा यहाँ पे। पोटेंशियोमीटर पहले हम डिस्कस करते हैं इन फैक्ट पोटेंशियोमीटर है क्या। आपने एक डिवाइस पढ़ी होगी, वोल्ट मीटर, हमने डिस्कस किया था ना। और अगर हम यहां पे टर्म लगा दें आइडियल, आइडियल समझते होंगे, जिसमें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो, याद होगा मैंने कहा था दिस इज द गैल्वेनोमीटर, और इसके सीरीज में हमने एक हाई रेजिस्टेंस लगाया था। तो याद होगा ये जो हमारा डिवाइस बना था दैट इज व्हाट, वोल्टमीटर। और रेजिस्टेंस क्या था, आर प्लस, चाहो तो इसको ऐसे करके, कुछ याद आ रहा है। तो आइडियल वोल्टमीटर जो हमारा होता है वही क्या होता है, पोटेंशियोमीटर। मींस पोटेंशियोमीटर इज सेट टू बी आइडियल वोल्टमीटर। तो इन फैक्ट ऐसा क्यों होता है, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज सेट टू बी आइडियल वोल्टमीटर। तो एक चीज तो कंफर्म हो जा रही है कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है। पोटेंशियोमीटर क्या है बेटा, एक डिवाइस है जिसका यूज करते हैं, विच इज यूज टू मेजर। देखो मैं एक एक पॉइंट लेके चलता हूं। मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, फर्स्ट, बहुत सारे यूजेस हैं इसके। दूसरा कंपैरिजन, ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल हैं तो उनकी ईएमएफ को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को हम कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा है टू मेजर, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, समझ रहे। फोर्थ, टू मेजर पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप across what given register। बात समझ में आ गई। तो दीज आर द एप्लीकेशन, और भी एप्लीकेशंस हैं हमारी, लेकिन जो हमने जो बेसिक तुम्हारे सिलेबस में है उनको मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम ये चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। और हम पोटेंशियोमीटर को क्या कहते हैं, आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इन फैक्ट पोटेंशियोमीटर है क्या। ध्यान देना, ये तो मैंने बता दिया इसकी यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। यहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं कि पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्टमीटर क्या है। इनफैक्ट आइडियल वोल्टमीटर है क्या। आपको मैंने बताया था कि जो इस समय एक्चुअल वैल्यू आएगी, जैसे वोल्टमीटर है हमारा ये डिवाइस, और आपने करंट डाली इसके अंदर,
तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इसका अपना एक रेजिस्टेंस है आर मान लीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, दिस इज आर। तो एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा, दैट इज आई आर। बताया था मैंने आपको, याद होगा, ए बी के बीच। लेकिन अगर हम इसको मेजर करें पोटेंशियल ड्रॉप को, तो सर्टेनली मुझे एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, इसका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस आर। तो अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा सेम करंट के लिए, वो V डैश कितना होगा, I इनका इक्विवेलेंट आर आर बी बाई आर प्लस आर। तो यहां से हम देखते हैं V डैश छोटा है V से, बात समझ में आ गई। तो अब एक्चुअल वैल्यू कैसे लेंगे हम, जैसे V डैश लेते हैं, आई आर हमने इधर रख दिया और आर बी से डिवाइड कर दिया, तो आर बाई आर बी प्लस। अब देखिए, अगर मैं आइडियल वोल्टमीटर की बात करूं, वो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है मेरे बच्चे, इंफिनिटी होता है। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद तो V डैश कितना होगा, आई आर, ये हमारा एक्चुअल वोल्टेज के बराबर। मींस हम कहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाए, इसका मतलब इधर जो करंट आएगी वो जीरो हो जाएगी, तो सारी करंट हमारी इसमें जाएगी। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो ऑब्वियसली इसमें करंट क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये वोल्टमीटर अगर इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो, तो ये ओपन सर्किट पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करेगा, जो एक्चुअल वैल्यू के क्या होगा, यही काम कौन करता है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो सेल के अक्रॉस, टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो या आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो, वो इसको ओपन सर्किट पे मेजर करता है। मींस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, और जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो ओपन सर्किट में मेजर करेगा, ओपन सर्किट पे वो कैसे एक्ट करेगा, आइडियल वोल्टमीटर की तरह, और वो एक्चुअल वैल्यू को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। जबकि मैंने कहा था वोल्टमीटर क्या करता है, एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू को रिकॉर्ड करता है, जबकि पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, अगर एरर ना हो तो वो एक्चुअल वैल्यू को रिकॉर्ड करेगा। बात समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। देखिए मेरे बच्चे, पोटेंशियोमीटर इन फैक्ट जो हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से, एक बहुत लंबा सा वायर होता है जिसका लेंथ L और रेजिस्टेंस R। इस वायर को हम क्या करते हैं, AB वायर को हम क्या कहते हैं बेटा, पोटेंशियोमीटर वायर। इस वायर को एक सेल, एक चाहे तो हम यहाँ पे रिहोस्टेट डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मान लो हमने रिहोस्टेट डाल दिया जो करंट को कंट्रोल करता है, एक सेल के साथ सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया, और दूसरा एक सेल जिसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके हम जे हमारा क्या है, स्लाइडिंग जॉकी। स्लाइडिंग क्यों, जगह जगह हम इस पॉइंट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टच करा सकते हैं। तो ये हमारा दिस इज द सर्किट डायग्राम हमारा है, और ये किसका है, पोटेंशियोमीटर का। अब हम इसकी बात करते हैं, किसकी, प्रिंसिपल और वर्किंग की बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, तो जरा ध्यान देना यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ध्यान देना यहाँ पे, जो फर्स्ट सर्किट में सेल हम यूज करते हैं, उस सेल को हम क्या कहते हैं, ड्राइवर सेल। याद रहेगा, ड्राइवर सेल, या इसे बोलते हैं ऑक्सिलरी बैटरी।
दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी बैटरी। और जो नीचे वाला हमारा है इसे बोलते हैं ड्रिवन सेल। दिस इज ड्रिवन सेल। बात समझ में आ गई? अब देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं की को क्लोज कर दूं तो यहां से एक करंट हमारी, इसको जॉकी को हटा दूं तो ये करंट इस सर्किट में फ्लो करेगी प्राइमरी वाले में, ठीक है। अब जॉकी को अगर हम मान लो टच कराएं इस पॉइंट को छोड़ के इधर या इधर, तो या तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का लेफ्ट होगा क्या, या क्या होगा राइट। अगर एक तरफ लेफ्ट डिफ्लेक्शन देता है तो दूसरी तरफ क्या देगा, राइट देगा। मींस उनके बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे जो गैल्वेनोमीटर है shows no deflection, गैल्वेनोमीटर shows no deflection। हमें वही पॉइंट निकालना है, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नल पॉइंट। बेटा यहां पे स्केल लगी होती है कितने मीटर की, 1 मीटर की। ऐसे बहुत सारे घुमा घुमा के वायर्स लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसे लाइक दिस, इस तरीके से वायर होते हैं। काफी लंबा वायर होता है, कई मीटर, पूरे 5-6 मीटर के आसपास होता है। तो यहां से हम उस स्केल के द्वारा वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। ये हमने एल लेंथ पे माना, ए से एल लेंथ पे हमें क्या मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है। नल पॉइंट का मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, हमें वो पॉइंट जॉकी को जगह जगह टच कराएंगे और वो सर्च करना है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप करंट इसके अंदर वायर के अंदर जाओगे तो वायर जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, करंट जाएगी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये कहते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पोटेंशियोमीटर वायर पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है बेटा कि पोटेंशियल ड्रॉप across potentiometer wire is directly क्या, proportional to its length। तो मेरे क्यूट से बच्चों आपने क्या दिखा दिया, V डायरेक्टली क्या होगा, स्मॉल है, लेंथ ज्यादा, पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा KL, और K को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या देते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो K कितना हो जाएगा, V/L वोल्ट पर मीटर, इसकी क्या होगी, यूनिट। तो दिस इज द प्रिंसिपल लाइन। अब जरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं समझा रहा हूं कि K की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उस पोटेंशियोमीटर वायर के लिए। बात समझ में आ रही है? तो जरा समझिए, क्योंकि पूरे जब भी न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको अगर ये पता हो जाता है कि हमें K की वैल्यू सर्किट से कैसे निकालना है तो हम आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो K की वैल्यू किसके बराबर होगी, V अपॉन टोटल, पूरे V पोटेंशियल ड्रॉप पूरे वायर पे अगर हम मानते हैं तो लेंथ कितनी है, L है, V अपॉन L। V कितना होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, IR, और बाई क्या हो गया बेटा, R/L जो होता है दैट इज रो, और रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का, अरे जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है मेरे बच्चे, यूनिफॉर्म।
तो एक चीज कंफर्म हो जाती है यहाँ पे कि के किसके बराबर होगा, बोलो मेरे बच्चे, आई को। तो रो तो किसी भी वायर के लिए क्या होगा, कांस्टेंट, ये तो बार बार चेंज होना नहीं है। तो मींस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी मेरे बच्चे, आई पे। अगर सर्किट में करंट की वैल्यू ज्यादा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होगा, आई की वैल्यू कम है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, कम। ये बात समझ में आ गई। अब जरा हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक स्टेप फॉरवर्ड। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, अभी हमने निकाला है कि जो K है हमारा दैट इज आई रो, और I हमारी इस प्राइमरी सर्किट में करंट है। तो I अगर देखो तो I की वैल्यू क्या होगी बेटा, E बाई, एक तो इसका सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R प्लस RH प्लस स्मॉल r, और रो तो आप जानते हो R बाई L। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, दिस इज व्हाट, हम इसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और देखो इसको बहुत सिंपली डिफाइन करते हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए, अगर हम कहते हैं मान लो रिहोस्टेट जनरली नहीं दिया होता है, अगर मान लो ये ना हो ये फैक्टर, तो अगर हम RS को हटा दें तो K की वैल्यू हमारी अब क्या हो जाएगी, E बाई R प्लस स्मॉल r और R बाई। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज एक आपसे और पूछी जाती है मेरे बच्चे, जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए K इक्वल टू V बाई L हमने लिया, याद करिए। एक बार सीबीएसई बोर्ड में चीज पूछी गई थी, आपने कहा V इक्वल टू KL और K इक्वल टू V बाई, समझ गए। अब एक बार सीबीएसई बोर्ड में कहा कि ग्राफ खींचा एक K और L में दो पोटेंशियोमीटर वायर के लिए, this is A, this is B, this is Y, this is X। ये तो ग्राफ आ गया किसके अंदर, V, K और L के बीच, V और L के बीच, ठीक है। देखिए ये y इक्वल टू mx ही तो बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मेरे बच्चे ये चीज सीधे सीधे क्या मिल रही है, v बाई एल का मतलब होता है स्लोप। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट भी ज्यादा होगा। और ध्यान देना, पोटेंशियोमीटर मोस्ट सेंसिटिव कब होगा, जो पोटेंशियोमीटर है मोस्ट सेंसिटिव कब होता है, जब लेंथ लार्ज हो। तो फॉर गिवन पोटेंशियल के 1 बाई एल होगा। अगर ये लार्ज है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, स्मॉल होना चाहिए। तो पूछा गया विच पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड फॉर मेजरिंग ईएमएफ ऑफ सेल, क्या पूछा गया, विच पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड फॉर मेजरिंग ईएमएफ। तो स्लोप दिस इज थीटा बी एंड दिस इज थीटा ए, और थीटा ए बड़ा है थीटा बी से। इट मींस जिसका स्लोप ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा। बात समझ आ रही है मेरे बच्चे। तो जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, वो पोटेंशियोमीटर बेटर होगा, सेंसिटिव होगा, क्योंकि कम से कम वैल्यू को क्या कर लेगा, वो रिकॉर्ड कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, B
will be preferred, B will be preferred। ये बात समझ में आ गई। एक पॉइंट आपसे और पूछा जाता है मेरे बच्चे, जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं अभी बता देता हूं। कभी कहते हैं कि क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है कि हमें नल पॉइंट मिले, व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड टू गेट द बैलेंसिंग पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर। जरा ध्यान देना, कंडीशन टू ऑब्टेन नल पॉइंट कहां पे मेरे बच्चे, ऑन पोटेंशियोमीटर। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दो कंडीशन है जो आसानी से आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट जो कंडीशन है मेरे बच्चे, इसको नोट डाल के लिख लेना, जितने भी सेल हैं इस कॉम्बिनेशन में 1 2 3 4 जितने भी लगेंगे, सभी के प्लस टर्मिनल जो होने चाहिए मस्ट बी कनेक्टेड टू ए। मींस पॉजिटिव टर्मिनल of all cells must be connected to a terminal। बात समझ में आ गई? अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा। अदरवाइज we cannot obtain क्या, बैलेंसिंग पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये हो गया, समझ में आ गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, सेकेंड थिंग मस्ट बी फुलफिल, कि ड्राइवर सेल का ईएमएफ ड्रिवन से ज्यादा हो। Means E must be greater than E1. This is what EMF of driver cell। बात समझ में आ रही? And this is what my dear EMF of what driven cell। अगर ये कंडीशन है तो नल पॉइंट मिलेगा, और अगर मैं कहता हूं कि E छोटा है E1 से, there will be no balancing point। बैलेंसिंग पॉइंट। तो बात समझ में आ गई? अगर नल पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है, मींस एक ही तरफ डिफ्लेक्शन मिल रहा है, या लेफ्ट या राइट, तो आपसे कहते हैं दो एरर लिस्ट करो। तो पहली एरर क्या हो सकती है, मे बी वन ऑफ द सेल का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू ए। दूसरी एरर क्या हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि ड्रिवन सेल का ईएमएफ ड्राइवर सेल से क्या हो, ज्यादा। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? शो अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग। देखिए बेटा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वर्किंग की बात कर लेते हैं। आपने कहा था कि जो प्रिंसिपल है V डायरेक्टली क्या था, L V इक्वल टू K। इज दैट क्लियर? बताया था बेटा मैंने। मींस लेंथ कम, पोटेंशियल ड्रॉप कम, लेंथ ज्यादा, पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा। इज दैट क्लियर? अब देखिए, मान लो हम J1 पे टच कराते हैं जॉकी को। अगर हम J1 पे टच कराते हैं मेरे बच्चे, तो क्या होगा कि ये लेंथ कम होगी। ये लेंथ कम नहीं है हमारी, यहां से यहां तक। जब लेंथ कम है तो इसका जो इसके कारण पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये जो करंट आ रही है, ये कौन सा सेल है, ड्राइवर, एंड दिस इज ड्रिवन।
तो ड्राइवर सेल का ईएमएफ जो होगा मींस VAJ1 छोटा होगा किससे? ईएमएफ ऑफ सेल E1 से, ड्रिवन सेल से। तो इफेक्टिव कौन होगा? ऑब्वियसली तो ड्रिवन सेल इफेक्टिव होगा। अगर ये इफेक्टिव होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी हमारी? दैट इज क्लॉकवाइज। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इन galvanometer will be clockwise। बात समझ में आ गई बेटा? अगर हम J1 पे टच कराते हैं किसको? चौकी को। समझ में आ गया? अब अगर हम सोच लो J2 की बात करें, अगर हम बेटा किसकी बात करते हैं? J2 की बात करते हैं। तो J2 का मतलब है अब लेंथ बढ़ गई ना, तो जो VAJ2 है वो ड्रॉप E1 के से ज्यादा होगा। तो अब नाउ कौन इफेक्टिव होगा? ड्राइवर सेल इफेक्टिव। और मेरे बच्चे का ड्राइवर सेल इफेक्टिव होगा तो अब करंट का डायरेक्शन आएगा यहां से नीचे से। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? दैट इज बोलिए एंटी क्लॉकवाइज। सो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्या होगा मेरे बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए, तो अगर मान लो क्लॉकवाइज है, करंट इधर जा रही तो हम करें डिफ्लेक्शन लेफ्ट है, तो इधर डिफ्लेक्शन क्या होगा? राइट। तो अब जे की बात करते हैं। तो नाउ माय डियर एट J2, एक तरफ लेफ्ट डिफ्लेक्शन, दूसरी तरफ राइट डिफ्लेक्शन। तो अब यहां पे क्या है हमारा? नो डिफ्लेक्शन। इट मींस व्हाट? हम कहते हैं यहां पे नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो VAJ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल ऑफ सेल, कौन सा? ड्रिवन सेल के ईएमएफ पे क्या होगा बेटा? बराबर। मान लो ये लेंथ हम L रिकॉर्ड कर लेते हैं यहां से यहां तक, तो हमारे पास VAJ KL के बराबर होगा। तो E1 सीधे सीधे क्या होगा? KL। ये और ये पता है तो हम ईएमएफ की वैल्यू को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इट मींस नल पॉइंट के लिए जरूरी है कि एक बार ड्रिवन सेल इफेक्टिव हो और अगली बार ये ड्रिवन सेल है और अगली बार क्या होना चाहिए? ड्राइवर सेल। और एक पॉइंट ऐसा आएगा उन दोनों के बीच जहां पे ड्रिवन और ड्राइवर सेल का ईएमएफ क्या होगा? बराबर होगा। वहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। मैंने पहले कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3 मार्क्स का तो या 5 मार्क्स का जरूर आता है। मान लो एक हमारा ये पोटेंशियोमीटर है, ये ड्राइवर सेल है, ये ड्रिवन सेल है। ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, यहाँ पे स्विच लगा दिया, यहाँ पे की को क्लोज कर दिया, करंट इसके अंदर गई, इसका रेजिस्टेंस R, लेंथ L है, पोटेंशियोमीटर है। अब ये कह रहे हैं कि व्हेन S ओपन, अगर स्विच ओपन है देन जो नल पॉइंट है इज फाउंड टू बी एट L फ्रॉम A। मान लो ये नल पॉइंट मिल रहा है यहां से यहां पे। इज दैट क्लियर? तो कहते हैं कि इफ अगर S को क्लोज कर दिया जाए, what will be new balancing point। ये बात समझ में आ गई? तो अब जरा यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, देखना
कि अगर हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो आर हमारा शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, मींस इस सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये पहले नो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था पहले, इसका मतलब क्या था, नल पॉइंट। और नल पॉइंट का मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट थी ही नहीं। तो पहले जब करंट नहीं थी, जब ये ओपन था तब भी करंट नहीं थी, और करंट नहीं होगा इसके अंदर तो ड्रॉप क्या होगा हमारा, जीरो। तो चाहे रजिस्टर लगाएं या ना लगाएं उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मींस अगर हम ड्रिवन सेल के सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस लगाते हैं या हटाते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ पे कोई भी नहीं पड़ेगी। व्हाट विल बी न्यू बैलेंसिंग लेंथ? तो आपका आंसर क्या आएगा, नो चेंज। रीजन क्या? बिकॉज इट मेजर EMF of cell at open circuit. ओपन और ओपन सर्किट में आप जानते हो कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं होगी तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो मींस कोई भी सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस डालते हैं ड्रिवन सेल के, मींस रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ क्या, ड्रिवन सेल does not affect balancing length. Balancing length. Is that clear? पहली बात तो ये है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अब ये आता है कि फिर हम डालते क्यों हैं भाई, जब इसका कोई रोल ही नहीं है बैलेंसिंग लेंथ में तो हम इसकी सीरीज में हाई रेजिस्टेंस क्यों डालते हैं? एक चीज ध्यान देना, अगर नल पॉइंट के अलावा इधर या इधर टच कराओगे तो भैया गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगी, और अगर गैल्वेनोमीटर से करंट जा रही है तो गैल्वेनोमीटर आप जानते हो लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, हाई करंट डालते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, टू प्रोटेक्ट क्या, गैल्वेनोमीटर फ्रॉम the high current we put high resistance कहां पे बेटा, in series with driven cell is that clear not? तो ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशंस, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल माय डियर।